बच्चों, जैसा कि लास्ट पर हम लोग बात कर रहे थे कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की एक बुरी होती है, क्योंकि इस स्थिति में एक तरफ तो हम लोग मुद्रास्फीति होती है और दूसरी ओर बेरोज़गारी की स्थिति होती है। तो ये हमारे सामने स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अब हम लोग बात करते हैं कि मेन डिटर्मिनर्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन से हैं, कौन कौन से इसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आती है। तो इस पर हम विचार करें तो ये देखते हैं कि जब कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर या स्थायी वृद्धि होती है, स्थायी प्रकार की वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को मंदी की हालत से उठाने के लिए मूल्यों में होने वाली जो वृद्धि है को मुद्रास्फीति के स्थान पर प्रत्यवस्फीति रिफ्लेशन कहा जाता है। परंपरागत रूप में मुद्रास्फीति को मुद्रा की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि का परिणाम माना जाता है। पिगू ने यहाँ कहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय, जो कि उत्पत्ति के साधनों का एक भुगतान है, ये उत्पत्ति के साधनों का एक भुगतान होता है या किया गया एक भुगतान है। ये इस तरीके की पिगू ने विचारधारा रखी या इस तरीके से इसे परिभाषित किया है। उनके द्वारा किए गए उत्पादन की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, ये इस तरीके का पिगू का मत है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। आखिर डिटर्मिनर्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात आती है तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है उसमें हम विचार करें तो पहला है कीमतों का निरंतर बढ़ना, कंटिन्यूस इंक्रीज प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस की बात करते हैं। तो यहाँ जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है या हो रही होती है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने यहाँ एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि कीमतों में सुस्थिर एवं लगातार रूप में होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। दूसरी बात यहाँ आती है मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। तो सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने या आकस्मिकताओं के निवारण के लिए मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति जो है मुद्रास्फीति की स्थिति कही जाती है। तीसरी बात हम लेकर के चलें तो अर्थव्यवस्था में एक असंतुलन की स्थिति की बात भी सामने आती है, डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। तो मुद्रास्फीति की असंतुलन की को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। पॉलिंजन ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि मुद्रास्फीति असंतुलन की वह स्थिति है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि का कारण या प्रभाव होता है। इस तरीके की परिभाषा उन्होंने दी। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग बात करें तो प्रभावकारी मांग में बढ़ोतरी की बात आती है, इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। जब किन्हीं कारणों से प्रभावकारी मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन के स्तर को एक साथ नहीं बदला जा सकता, ठीक है। इसकी वजह से कीमतों में वृद्धि होती है। इस स्थिति को भी मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ये हमारे सामने निर्धारक तत्व के रूप में एक और भी है कि लागतों में वृद्धि की बात भी सामने आती है, इंक्रीज इन कॉस्ट, जैसे तकनीकी वृद्धि कह दें या किन्हीं अन्य कारणों से जब साधनों की पूर्ति में वृद्धि होती है, साधनों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जो मुद्रास्फीति का परिचायक है या ये एक जैसे कहना चाहिए इंडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ ये सब मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्वों के रूप में इन्हें जाना जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन। मेन बात यहाँ आती है मुद्रास्फीति के कारण कौन से, किस वजह से मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, मुद्रा प्रसार की स्थिति देखने को मिलती है। तो यह मुद्रास्फीति मौद्रिक आय में वृद्धि पहला कारण तथा उत्पादन में कमी, ये दो बातें जुड़ी रहती हैं यहाँ पे कि मौद्रिक आय में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी हो जाने की स्थिति होती है। अब यहाँ हम लोग दोनों पे विचार करना पड़ेगा
कि हम मुद्रा की मात्रा बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण हैं, अर्थात कॉजेज दैट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द मनी। ये विचार हमें करना पड़ेगा कि किस वजह से जो है मौद्रिक आय बढ़ जाती है, इंक्रीज इन मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली बात हम लेकर के चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के तौर पे, यहाँ सरकार की नीति पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट हमें गवर्नमेंट पॉलिसी, जब सरकार अतिरिक्त मुद्रा के निर्गमन के द्वारा आर्थिक संकट का निवारण करती है तब देश में मुद्रा की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, बैंक की साख नीति की बात करते हैं, हमें क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक की बात भी करते हैं। तो साख की मात्रा को प्रभावित करने में, ठीक है, यहाँ सरकार के द्वारा या सरकार की मदद से केंद्रीय बैंक जो है वो ब्याज दर की नीति बनाती है तथा खुला बाजार में वो जो है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का काम का इसमें हाथ रहता है। तो यहाँ ये देखने को मिलती है साख निर्माण में से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरी बात यदि हम लेकर के चलें यहाँ पे, तो सरकार के एक शिथिल राजकोषीय नीति की बात भी सामने आती है, लूज फिस्कल पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट। तो यदि सरकार करों अर्थात टैक्सेस की वसूली तेज़ी से नहीं कर पाती है तो राष्ट्र में काले धन की मात्रा बढ़ने लगती है तथा देश में एक ऐसी असंतुलित व्यवस्था कायम हो जाती है जो मुद्रा प्रसार की स्थिति को उत्पन्न करती है और उसको जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग देखें अनुत्पादक व्यय में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर की बात भी करते हैं। अब अनुत्पादक मदों पे हम लेकर के ये चले कि साहब बच्चों के मिड डे मील पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये भी है, या युद्ध की बात पे खर्च किया जा रहा है, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से खर्च किया जा रहा है, तो जिस पे सरकार ज़बरदस्त खर्च होने से उत्पादन में तो कोई इजाफा नहीं होता है, लेकिन देश में चलन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक कारण की बात भी करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स की बात भी करते हैं। तो मुद्रास्फीति कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी पैदा होती है। अगर किसी देश में अचानक सोना ये गोल्ड अधिक मात्रा में आ जाए तो उस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या हम लोग कहें कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए से भी मुद्रास्फीति की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लेकर के चलें कि भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था के, ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ क्या स्थिति है कि सरकार जब अपने घाटे के बजट को संतुलित करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है तो इसमें एक्चुअली ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, व्हेन आवर सोर्स ऑफ इनकम आर लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर, तब हम इसको घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेते हैं। तो इससे वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में तो इजाफा हो जाता है तथा मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक ये भी देखने को मिलता है कि चलन वेग में वृद्धि की बात भी सामने आती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी की बात भी सामने आती है। तो मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की चलन गति प्रभावित करती है, इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में इजाफा हो जाता है तथा मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने वाले जो कारण हैं वो सब इस तरीके की बातें सामने आती हैं। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो कॉजेज दैट डिक्रीज द प्रोडक्शन, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यह उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण कौन कौन से, देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ जनसंख्या का बढ़ना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात सामने आती है। तो जैसा कि माल्थस का विचार था, माल्थस का कहना था कि अवर पॉपुलेशन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल रेशो एंड अवर फूड सब्सटेंस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक रेशो, सो वी नीड द कंट्रोल द पॉपुलेशन। अर्थात इससे क्या है कि जनसंख्या की बढ़ोतरी को रोकना बहुत ज़रूरी है। बताया कि ज्यामितीय विधि से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी और अंकगणितीय हिसाब से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो पाएगी। तो यहाँ माल्थस के अनुसार अनुपात में किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसी अनुपात में खाद्य पदार्थों में वृद्धि नहीं होती है, अतः वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है जो मुद्रास्फीति को प्रोत्साहित करती है। दूसरी बात यहाँ ये भी देखने को मिलती है औद्योगिक अशांति, जिसे हम लोग गड़बड़ कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस की बात भी सामने आती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस में हम लोग लेकर के चलते हैं कि जैसे विदेशी मुद्रा यहाँ जब पूंजी तथा श्रम के झगड़े होते हैं तो वहाँ तालाबंदी होती है, हड़ताल शुरू हो जाती है, कुछ समय के लिए तो मालूम पड़ा कि उत्पादन बंद हो जाता है तथा वस्तुओं की कमी होने लग जाती है, जिससे मुद्रा प्रसार प्रोत्साहित हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम बात करें सरकार की व्यापार की नीति भी इस तरीके की, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी भी इसमें बहुत मायने रखती हैं। तो विदेशी मुद्रा अर्जन के मकसद से जब सरकार विदेशी निर्यात को प्रोत्साहित करती है तो देश में इन वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो जाता है तथा मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रशासन की शिथिलता की बात भी सामने आती है, इनएफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सामने आती है। जब कोई प्रशासक ढंग से काम नहीं करता है तब देश में जमाखोरी बढ़ती है, मुनाफाखोरी बढ़ती है, घूसखोरी बढ़ती है, ये सब प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं, जिससे देश में वस्तुओं की कृत्रिम कमी होने लग जाती है और इससे मूल्यों में वृद्धि होने लग जाती है। तो नेक्स्ट इसके साथ हम ये भी देखें तो जहाँ कर नीति भी इसमें मायने रखती है, टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो भी इसमें मायने रखती है। जब देश की सरकार अधिक आय प्राप्त करने के लिए वस्तुओं सेवाओं पर अतिरिक्त कर लगाती है या पुराने करों में बढ़ोतरी कर देती है तो उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनमें उनकी जो मांग है वो कम हो जाती है और उत्पादन भी यहाँ क्या होता है, घटने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है। तो ये सब बिंदु जो है इस तरीके के हैं। अब यहाँ बात आती है कि यदि हम विचार करें कि यहाँ देखिए समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसका जो है मुद्रास्फीति का। तो यहाँ समाज पे पड़ने वाले प्रभावों की बात लेकर के चलें तो प्रोफेसर क्राउथर की बात करते हैं हम लोग और प्रोफेसर कैमरर की बात करते हैं या फ्रीडमैन की बात करते हैं। ये अर्थशास्त्री जो हुए हैं इनका विचार रहा है कि इन्होंने मुद्रास्फीति को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना माना है, जबकि कीन्स है और विक्सेल है या वेंसन आदि ने इसको जो है मुद्रास्फीति को हमेशा अतिरेक मांग, जिसे कहते हैं एक्सेस डिमांड माना है, के रूप में व्यक्त किया। और यह मत व्यक्त करते हैं जब अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग अधिक होती है तो और चालू बचतों पर उपलब्ध पूर्ति के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता है तो मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा विचार इन अर्थशास्त्रियों का देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, चाहे वो सामाजिक प्रभाव हो, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो, ये ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है इसका मुद्रास्फीति का। तो यहाँ मुद्रास्फीति के जब हम लोग आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ ये स्थिति सामने आती है कि मुद्रास्फीति आर्थिक प्रभाव में अर्थात इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन जो देखने को मिलता है उसका देखिए, एक तो सामान्य जनता की दिक्कत होती है, सामान्य जनता की दिक्कत होती है, जैसे प्रॉब्लम फॉर ऑल की बात करते हैं। मुद्रास्फीति वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देती है, जिससे सामान्य जनता को उपभोग के सभी साधन महंगे मिलने लगते हैं। ऐसा होने से असंतुष्ट होते हैं और ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार से जनता का जो विश्वास सरकार को मिलना चाहिए वो उनकी नीतियों से उसका विश्वास खत्म हो जाता है। दूसरा बात हम लोग करते हैं उत्पादक वर्ग की बात करते हैं, प्रोड्यूसर क्लासेस की बात है। तो मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होने के 3 कारण हैं। कौन कौन से देखिए, पहला कारण यदि हम लोग बात करें तो एक तो क्रय शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात के तौर पे हम लोग लेके चले मुद्रास्फीति के समय लागतों में उस अनुपात में वृद्धि हो जाना जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं। तीसरी बात, मुद्रा प्रसार की हालत में कीमतों की तुलना में मजदूरी में कीमतें बढ़ने के अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है उत्पादक वर्ग के साथ। तो यहाँ एक प्रोफेसर कुरियारा हुए हैं, कुरियारा ने अपना स्पष्ट मत दिया कि मुद्रास्फीति व्यवसाय तथा उद्यम को बहुत प्रोत्साहित करती है तथा उद्यमी चाहे वह उत्पादक हो या व्यवसायी हो, इनको बढ़ती हुई कीमतों से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये उत्पादक वर्ग की बात सामने आती है। तीसरी बात हम लोग करते हैं उपभोक्ता वर्ग की, इसे कहते हैं कंज्यूमर क्लासेस। जो है उपभोक्ता को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला निश्चित आय प्राप्त करने वाला वर्ग, दूसरा परिवर्तनशील आय प्राप्त करने वाला उपभोक्ता जिसे कहते हैं। तो यहाँ निश्चित आय प्राप्त करने वाले वर्ग को उपभोक्ता की जो स्थिति है, उपभोक्ता की स्फीति के समय काफ़ी कष्ट होता है उसे,
क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि होने से इन्हें वस्तुओं के उपभोग में कमी करनी पड़ती है। इसके विपरीत देखने को मिले तो यहाँ परिवर्तनशील आय वाले व्यक्तियों को की स्फीति काल में जो है आमदनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये स्थिति कंज्यूमर क्लासेस के साथ देखने को मिलती है। हम लोग बात करते हैं श्रमिक वर्ग की, लेबर क्लास की। तो मुद्रास्फीति की व्यवस्था श्रमिकों के लिए लाभदायक होती है, इसलिए कि एक तो उद्योगों का अधिक विस्तार होने से यहाँ जो है जो स्थिति है उसमें रोज़गार मिल जाता है। दूसरे, श्रमिक अधिक वेतन तथा महंगाई भत्ते अथवा बोनस की मांग करने लग जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ निश्चित आय वाला वर्ग भी सामने आता है, हमारे सामने ये भी है कि फिक्स्ड इनकम क्लासेज को भी ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ जहाँ मूल्यों में इजाफा होने पर अध्यापक हैं या दफ्तरों में क्लर्क हैं या पेंशन प्राप्त करने वाले जो वृद्ध हैं, या जैसे कहना चाहिए कि निर्धन वर्ग के लोग हैं या विधवा पेंशन वाले हैं, तो ये सब हैं। इसलिए कि उनको जो निश्चित आमदनी वाले जीवन निर्वाह करते हैं वो बहुत संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं, इसलिए कि उनको मिलने वाली जो निश्चित मौद्रिक आय है अब पहले जितना सामान प्राप्त करते थे वो सब इन दिनों प्राप्त नहीं कर पाते हैं या वो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात यहाँ जो प्रोफेसर कैमरन ने लिखा है इस संबंध में कि मुद्रा प्रसार के दिनों में यह वर्ग अपने आप को बहुत गंभीर स्थिति में पाता है, ऐसा विचार रहा है। अर्थात आय के मुकाबले में रहन का खर्च बहुत बढ़ जाता है और समस्त बचतें समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में मध्यम वर्ग पर जो है पर निराशा एवं असफलता के बादल छा जाते हैं। तो ये स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की बात भी हम लोग करते हैं तो मुद्रास्फीति काल में सरकार का खर्च बढ़ जाता है, इसलिए कि कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भी अधिक देने पड़ते हैं तथा निर्माण कार्य में खर्च भी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण बढ़ जाता है। तो सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए पुराने करों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है और नए कर भी लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ दूसरी बात हम लोग लेकर के चलें तो विनियोक्ताओं को लाभ होता है, गेन टू इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो मुद्रास्फीति काल में सभी अच्छी कंपनियों के अंशों की कीमतें अधिकतर बढ़ जाती हैं, इसलिए कि उनके लाभ की दर में बहुत इजाफा हो जाता है, जिससे इनके अंशधारियों को ऊंचे दर पर लाभांश दिए जाते हैं। कभी कभी सरकार लाभांश की राशि सीमित कर देती है, लाभांश की दर जो है सीमित कर देती है। तो ऐसी हालत में विनियोक्ताओं को विशेष लाभ नहीं होता है, लेकिन लाभांश नियंत्रित न होने पर वे अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके कुप्रभाव भी देखने को मिलते हैं, बैड इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है। तो यहाँ मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य में इजाफा हो जाने से देश के निर्यात व्यापार में कमी आ जाती है तथा आयात व्यापार में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कि व्यापार संतुलन जो है वो विपक्ष में हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ऋणियों की लाभ भी बात करते हैं। ऋणियों को भी लाभ इससे होता है और ऋणदाताओं को हानि होती है, अर्थात गेन टू डेप्टर्स एंड लॉस टू क्रेडिटर्स की बात आती है। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा की कीमत गिर जाने की वजह से ऋणदाताओं को नुकसान होता है, इसलिए कि उन्होंने जिस समय कर्ज दिया था उस समय मुद्रा की शुद्ध शक्ति ज़्यादा थी। ऐसी हालत में कर्जदारों के पास ज़्यादा क्रय शक्ति आ जाने से वह अपने कर्जों का आसानी से भुगतान कर सकते हैं। और वास्तविकता यह है कि ऋणी वर्ग के लिए मुद्रास्फीति एक वरदान जैसी होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे इसके अन्य प्रभाव कौन कौन से देखने को मिलते हैं। थैंक्स।